हेलो एवरीबॉडी। अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सेकेंड यूनिट में कुछ और कंटेंट बचा है, एलएस जेजे कपलिंग और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा वगैरह की बात। इसके अलावा एक्सरे रिलेटेड पार्ट भी है, उसको अलग उसमें कवर करेंगे। बट यहाँ पे अगेन बहुत सारे क्वालिटेटिव आइडियाज़ आएंगे विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स। कुछ आइडियाज़ आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा मैं टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ओके, एल एस जे जी कपलिंग बेसिकली यहाँ पे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात कर रहे हैं। हमने हाइड्रोजन एटम डील किया बोर मॉडल में, या इवन क्वांटम मैकेनिक्स में हम हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को फुली सॉल्व कर सकते हैं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट दैट प्रॉब्लम कैन बी एग्जैक्टली सॉल्व विद इन द डोमेन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशंस, वेव फंक्शन और एनर्जी वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पे जाएँ, हाइड्रोजन से हायर वाले जो न्यूक्लियस हैं उनके एटम्स को देखें, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 3, 4, 5 और ज़्यादा सोचें 10, 15, 20, 50 एंड हैवियर एलिमेंट्स, तो वहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं करती। आप एग्जैक्टली एनालिटिकली श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, होता क्या है, बेसिक इफेक्ट वहाँ पे जो एक है, इसको हम आगे थोड़ा और देखेंगे। हर इलेक्ट्रॉन की चार्ज की कुछ हद तक स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग को आगे क्लियर करते हैं। बट इसेंशियली ये जो प्रॉब्लम है, जब आपके पास अभी हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन था, और उस 2 बॉडी प्रॉब्लम को भी हमने 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया था। लेकिन जब आपके पास एक न्यूक्लियस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, से 10 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल, तो ये इसे हम कहते हैं ये एक मैनी बॉडी प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आप उसके एनर्जी लेवल्स निकालना चाहेंगे, उसकी एनर्जी निकालना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इस समय कैरी कर रहा है, तो उसमें न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अलावा आपको बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सिव है, वो भी तो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ मैनी बॉडी प्रॉब्लम। ओके, लेकिन जो स्क्रीनिंग है उसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, खासकर आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप समझें। माना न्यूक्लियस का चार्ज +Z है, तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बोर मॉडल के टर्म में, आप ऑर्बिट्स के टर्म में बात करते हैं, तो सबसे बाहर के ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके और न्यूक्लियस के बीच Z-1 इलेक्ट्रॉन्स और मौजूद हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में आप सोचें तो Z-1 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह ये बोलना कि यहाँ बीच में है सही नहीं होगा क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में, बट लेट्स गो विद दैट आइडिया कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दिख रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, या ये Z-1 इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं होते, तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो दिखता। दिखने का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगता। लेकिन ये Z-1 इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में हैं, उसके कारण जो इफेक्टिवली जो ये चार्ज यहाँ पे देख रहा है, वो केवल +1e के बराबर है, क्योंकि Z-1 इलेक्ट्रॉन्स का ने इतना नेगेटिव चार्ज कैरी किया और न्यूक्लियस का चार्ज +Z ही है, तो इफेक्टिवली जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ अंदर की तरफ चार्ज नज़र आ रहा है, वो केवल +1 यूनिट का है। बाकी Z-1 यूनिट चार्ज प्लस और माइनस का एक सेंस में कैंसिल हो गया। अब एग्जैक्ट स्क्रीनिंग इस नेचर की नहीं होती है कि एग्जैक्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए Z-1 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के उतने चार्ज को एक तरह से स्क्रीन या शील्ड कर दिया, और केवल 1 यूनिट शील्ड। स्क्रीनिंग ऐसे नहीं होती है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग की जो चार्ज की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। लेट मी राइट दैट वैल्यू एज -Z-E। Z- की वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकती है। वी विल डिस्कस दिस इन अ मोमेंट। ओके, लेकिन अब ये है मैनी बॉडी प्रॉब्लम को फिर डील कैसे करें। फिर भी हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है वो कुछ ऐसा ही होता है। हम प्रॉब्लम को डील ऐसे ही करना चाहते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को आप सोचिए वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में है, लेकिन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन Z ना होके वो कुछ हद तक शील्ड हो चुका है। कितना शील्ड हो चुका है, माना -Z-E। माइनस ये Z- की वैल्यू अलग अलग होगी। से ये है, अगर आप ऑर्बिट की पिक्चर में सोचें, यहाँ बीच में और बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको तो न्यूक्लियस का लगभग पूरा पूरा चार्ज दिखाई देता है। पूरा पूरा चार्ज मतलब +Z-E, कोई शील्डिंग नहीं है। और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको लगभग सारे के सारे Z-1 इलेक्ट्रॉन्स उसके चार्ज को शील्ड कर देते हैं। ओके, अगेन ये दोनों रिजल्ट्स भी एग्जैक्ट नहीं है, बट लेट्स गो विद दैट। और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग इनके बीच में हो रही है। उनको जो न्यूक्लियस का चार्ज इस हद तक शील्ड हो रहा है वो जीरो शील्डिंग और मैक्सिमम शील्डिंग के बीच में है। तो ये इस आइडिया के साथ हम वर्क कर सकते हैं। तो हम हर इलेक्ट्रॉन को इंडिपेंडेंटली ये ट्रीट कर सकते हैं कि वो Z-E न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज में हाइड्रोजन एटम की तरह वो वहाँ मोशन कर रहा है। ओके, Z तो न्यूक्लियस का अपना चार्ज है, लेकिन उसमें से Z- चार्ज क्या हो चुका है, शील्ड। बट द पॉइंट टू रिमेंबर अगेन इज Z- की वैल्यू अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग है। इनर मोस्ट के लिए Z- ऑलमोस्ट 0 टाइप का, और आउटर मोस्ट वाले के लिए Z- ऑलमोस्ट Z-1 टाइप का। ओके ओके, अच्छा,
यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप केमिस्ट्री और जगह से बेटर जानते हैं, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं कि सिंपली आप ऐसे कहते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम की या किसी सिस्टम की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बोसॉन्स एंड फर्मियंस। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, इंट्रिंसिक स्पिन जो था, ऐसे ही हर एलिमेंट्री पार्टिकल का स्पिन होता है। और एलिमेंट्री पार्टिकल के स्पिन्स जो हैं वो या तो 0 होते हैं, या हाफ होता है, या 1 होता है, या 3/2, या 2, या 5/2, मतलब या तो इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल। तो इनमें से ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3 या पॉसिबली और, उनको हम कहते हैं बोसॉन्स, बोस पार्टिकल्स या बोसॉन्स। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन हाफ या 3/2 या 5/2 या 7/2 होता है, उनको कहते हैं फर्मियंस, फर्मी पार्टिकल्स या फर्मियंस। तो पार्टिकल्स को हम उनके स्पिन के बेसिस पे इंटीग्रल स्पिन वालों को बोसॉन्स और हाफ इंटीग्रल वालों को फर्मियंस में क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू नहीं होता है, ये सारे फर्मियंस के लिए लागू होता है। कोई भी फर्मियन है उसके लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वर्क करता है। बोसॉन्स के बीच में ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। इसीलिए बोसॉन्स में कुछ जैसे फीचर्स आपने शायद सुना होगा क्वालिटेटिवली, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन वगैरह, उस तरह के फीचर्स आते हैं। सारे के सारे एक ही स्टेट में जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जस्ट जो हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे जो हम कहते हैं ना, हमारा नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है और मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगता है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं, मैटर और फोर्स। मैटर जो है वो फर्मियोनिक होता है, मैटर फर्मियन से मिलकर बना है, और उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल्स हैं वो बोसॉन्स होते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप एट दैट इन दिस। बट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इसको यूज़ करते हैं। तो वो जो आपके उसके स्टेट्स कहते हैं, मैं इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। आप कहते हैं 1s स्टेट होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 2s होगी जिसकी एनर्जी उससे थोड़ा हायर होगी। ऑर्बिट के टर्म्स में आप सोचें तो 2s वाली ऑर्बिट 1s वाले से थोड़ा दूर होगी, और 2p वाली लगभग 2s के इर्द गिर्द ही होती है। एक्चुअली ये रिजल्ट प्रॉपर्ली क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं। अगर आप इन अलग अलग स्टेट्स के आप रेडियल वेव फंक्शन निकालें तो वो रेडियल वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन तो सब जगह होता है, पर एक रफली आप डिस्टेंस का आइडिया वहाँ से ले सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस या मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस से। तो लगभग वो जो ऑर्बिट वाली पिक्चर है कुछ इस तरह से बैठती है कि 1s स्टेट जो है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, 2s स्टेट 1s से दूर होती है, 2p भी लगभग 2s के ही पास होती है, थोड़ा बाहर तो होती है, थोड़ा और दूर होती है, पर ऑलमोस्ट 2p के पास। फिर 3s और 3p का ये बिहेवियर होता है, लेकिन 3d और 4s के बाद बिहेवियर आगे पीछे होने लग जाता है। वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल वगैरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पहले कौन सी स्टेट्स फिल होते हैं? पहले हमेशा लोअर एनर्जी वाली स्टेट्स फिल होंगी। तो वो जो एनर्जी फिलिंग का पैटर्न है वो बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बाद में आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। वहाँ से आपको पता है पूरी आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, किस तरह से उसमें एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है सक्सेसिवली, ऑल दैट। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 इफेक्ट्स की हम बात करेंगे, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक पेनिट्रेशन इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो यही है, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर। बेसिकली आप अब न्यूक्लियस में प्लस जेड चार्ज है और बाहर भी कुल मिला के जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखें तो बाकी जो Z-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैं ये नहीं दिखा रहा वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट इससे अंदर हैं या बाहर, मैं कुल मिला के कह रहा हूँ अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं कि उस पर न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अगर ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता K(Q1Q2)/R², KZe इंटू E/R²। मैं यहाँ साइन की चिंता नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस का चार्ज खुद इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन डिस्टेंस का। लेकिन एक्चुअली ये जो Z-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके असर को हम ऐसे करके इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम कहते हैं ये कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइप का बना रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इस चार्ज को कुछ हद तक शील्ड कर देगा। तो ये Z की वैल्यू रिप्लेस होके हो जाएगी समथिंग लाइक Z-Z', बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब ये Z' कितना है, ये Z' वही चीज़ है, Z' है किस हद तक शील्डिंग हो रही है। अगर सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इससे बाहर है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज की शील्डिंग करने में असमर्थ हैं, जीरो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल शील्डिंग हो रही है। इसी के बजाय जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, जब आप इसकी चर्चा करते हैं उसके लिए इसको देखते हैं तो उसके और न्यूक्लियस के बीच तो बाकी Z-1 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसके लिए Z' की वैल्यू लगभग Z-1 के बराबर, Z इनर मोस्ट वाले के लिए Z' की वैल्यू लगभग 0। सो ये है शील्डिंग। ओके, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो
मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एनर्जी लेवल होते तो हाइड्रोजन की तरह ही हैं, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स भी आपके इसी तरह के तो आते हैं। वहाँ पे खैर जो जितना हम डिराइव कर पाए हैं वहाँ पे 2s 2p की एनर्जी सेम होती है डिजनरेसी के कारण, ओके। लेकिन लगभग यही पिक्चर है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या है, शील्डिंग के कारण ये होता है, ओके। तो शील्डिंग का एक मेजर असर क्या होता है, ये हमारे पास अगले टॉपिक में आएगा एक्सरे स्पेक्ट्रा में। जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए लगभग एनर्जी लेवल इस प्रकार का होगा, किस प्रकार का, कोई शील्डिंग नहीं है जैसे, और कोई शील्डिंग नहीं है तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, KZE/E/r²। अब अगर आप हैवियर एटम्स की तरफ देख रहे हैं, माना जिसका एटॉमिक नंबर 20 या 30 या 40 है, हाइड्रोजन के लिए भी हमारा पोटेंशियल यही था, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के लिए या हीलियम, आयोनाइज्ड हीलियम या आयोनाइज्ड लिथियम के लिए Z की वैल्यू 1 2 या 3 के ऑर्डर की थी, और हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल आपने निकाले थे वो कितने बनते हैं, -μZ²E4/2n²h×², और हाइड्रोजन के लिए आप Z = 1 रखें तो ये लगभग -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना था। लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है हाइड्रोजन का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है, अगला वाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो एंड सो। लेकिन अब अगर आप किसी हैवियर एटम के उस वाले इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, तो अब क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा चार्ज है, माना 20 प्रोटॉन्स का चार्ज है, तो Z की वैल्यू कितनी है 20, और 20 का स्क्वायर आता है एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो अब जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन हाइड्रोजन के मुकाबले है वो लगभग 400 गुना, अब एग्जैक्टली वो 400 गुना नहीं होगा, बट रफली एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर आप कल्पना करें तो उस इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उस हैवियर एटम का, उसका जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसे आप प्रॉबली अगेन 1s कहते हैं, वो एनर्जी लेवल इस -13.6 का रफली 400 गुना। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैं एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कर रहा हूँ। रफली मैं अगर इसे 10 मान लूँ, 10 गुना गया 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 4 किलो। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हैवियर एटम्स जो होते हैं, ठीक है, वही अंदर का इलेक्ट्रॉन लगभग वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हाइड्रोजन का होता है, बाहर वाला भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, लेकिन उसको शील्डिंग फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अंदर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फेस कर रहा है, आप इसका कारण क्या है, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस पर बहुत ज़्यादा है। ये जो एनर्जी है हाइड्रोजन में, याद कीजिए, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है, कितनी फोर्स से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। तो अगर हैवियर एटम है, सेंटर में ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एटलीस्ट सबसे अंदर वाले को, क्योंकि वहाँ शील्डिंग वगैरह का कोई असर नहीं है, तो उसको वो इतने ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर पे। ये चीज़ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, हम कहते हैं जो हमारे फोटोन निकलते हैं हाइड्रोजन में, यहाँ से यहाँ की जंप या यहाँ से यहाँ की जंप, एब्जॉर्प्शन या इमिशन में, तो ये एनर्जी लेवल किस ऑर्डर के हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर के हैं। तो जो आपको फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी भी किस ऑर्डर की होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियस हैवी है, 20 या 30 या 40, ये तो मैंने 20 का स्क्वायर किया था, आप 50 का स्क्वायर कीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, उसके लिए इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हम ये रफ कैलकुलेशन भी करें तो वो हाइड्रोजन से लगभग 2500 गुना होगी। 2500 गुना कितना हो गया, 2500, और हाइड्रोजन की एनर्जी लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है ग्राउंड स्टेट की, तो ये कितना हो गया, 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी रफ कैलकुलेशन है, दीज आर नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, बट आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में तो जा ही रहे हैं। तो हैवियर एटम्स के इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस ऑर्डर की है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की है। तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे अंदर वाला और एक जस्ट उससे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, अगर वहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होगी तो जो एनर्जी का चेंज होगा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1000 गुना ज़्यादा। तो जो फोटोन निकलेगा, जो हाइड्रोजन के फोटॉन्स होते हैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन्स, और वही हमारी क्या होंगी, एक्सरेज, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट दिस इज़ वन पॉइंट, ओके। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को भी क्वालिटेटिवली तो कुछ हद तक हम सिंगल हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते हम एक तो रखें स्क्रीनिंग का ध्यान। लेकिन स्क्रीनिंग के साथ एक और फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वही जो मैं आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल में कह रहा था। देखो 1s स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s की, फिर 2p की। 2s और 2p में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फिर 3s और 3p में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन इसके बाद 3d की एनर्जी जहाँ लाइव करती है, 3s 3p 3d की एनर्जी इनसे काफ़ी दूर होती है, और कई एटम्स में इससे लोअर एनर्जी 4s वाले ऑर्बिट की होती है, अगर मैं ऑर्बिट के टर्म में बात कर सकूं। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसके रीज़न को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअली जब बोर ने अपना मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो कुछ समय बाद सोमरफील्ड ने उस मॉडल को जनरलाइज किया था। उन्होंने कहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल सर्कुलर ऑर्बिट्स कंसिडर करें, हम मोस्ट जनरली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात कर सकते हैं।
अगेन ये आइडिया आप अर्थ मून सिस्टम या अर्थ सन सिस्टम में देख सकते हैं। प्लैनेट्स का ऑर्बिट सन के अराउंड इनिशियली तो हम कहते हैं सर्कुलर है, पर फिर हम कहते हैं नहीं नहीं वो इन जनरल क्या हो सकते हैं, इलिप्टिकल। केपलर लॉ वगैरह में आपने वो पढ़ा है, सर्किल इलिप्स का एक खास केस है। तो सोमरफील्ड ने भी यही आइडिया किया। तो सोमरफील्ड के मॉडल के हिसाब से फिर क्या होता है, आपके ऑर्बिट्स ऐसे भी हो सकते हैं, माना ये तो अंदर का ऑर्बिट है, बाहर का एक ऑर्बिट तो सर्कुलर, और एक ऑर्बिट ऐसा भी हो सकता है, दिस इज वेरी वेरी रफ, बट अब इस ऑर्बिट की डिस्टेंस कभी कभी तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब इस वाले ऑर्बिट से ज़्यादा डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कभी कभी ये ऑर्बिट इस ऑर्बिट से अंदर आ जाता है। अंदर आने का मतलब इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, कम। इस तरह के ऑर्बिट्स को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का मतलब ये है, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर रहता है न्यूक्लियस से, पर कभी कभी वो पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के काफ़ी करीब तक आ जाता है। तो हम जो यहाँ ये आइडिया की बात कर रहे थे, ये वाले आइडिया पे फिर इसका फ़र्क पड़ता है। भाई आप वो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब माने कि दूर माने, क्योंकि अगर वो करीब होता है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, दूर होता है तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो वो कंसिडरेशन भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के फीचर के कारण कुछ फ़र्क पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप इस पर जाएँ तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से तो कुछ ऐसा बनता है, आप 3s माना n=3 स्टेट की बात करें, n=3 स्टेट के करस्पॉन्डिंग आप पे 3s स्टेट भी होती है, 3p स्टेट भी होती है और 3d स्टेट भी होती है l की वैल्यू के हिसाब से, l=0, l=1, l=2। अगर आप इन स्टेट्स के लिए रेडियल वाला वेव फंक्शन प्लॉट करें, रेडियल वाला वेव फंक्शन मतलब सिंपली जो आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का आइडिया देगा, तो 3D वाली स्टेट का तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। मतलब वो 3D वाला ग्राफ, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। न्यूक्लियस के बहुत करीब 3D वाली स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0 है, दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। तो आप सोच सकते हैं अच्छा ये शायद अगर 3D वाला ऑर्बिट है तो ये शायद 3D वाले ऑर्बिट की रेडियस है, इस रेडियस पे मैक्सिमम हो रहा है, बाकी इसके अगल बगल भी थोड़ा पाए जाने का चांस है इस इलेक्ट्रॉन का, पर ज़्यादातर मैक्सिमम चांस कहाँ है, 3D। लेकिन इसके बजाय अगर 3s और 3p स्टेट्स के आप प्रोबेबिलिटी के ग्राफ प्लॉट करें, मैं 3p वाले का प्लॉट करूं, वो कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। उसमें एक्चुअली 2 पीक्स आती हैं। 2 पीक आने का मतलब एक पीक तो लगभग इसी डिस्टेंस पे है, इसी डिस्टेंस पे होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के 3p वाले इलेक्ट्रॉन के भी लगभग इस डिस्टेंस पे पाए जाने का चांस अच्छा भला है, मैक्सिमम टाइप का है। लेकिन उसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी अंदर एक शॉर्टर डिस्टेंस पे भी पाया जा सकता है, अंदर भी पाया जा सकता है। तो जो सोमरफील्ड का पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का कंसेप्ट था, वो क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह से इमर्ज होकर आता है। बट इधर वे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ी है, उनको ये ध्यान रखना है, हैवी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, हैवी एटॉमिक नंबर वाले उसमें आप उसके काफ़ी फीचर्स को सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पर आपको जो मेन 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ता है, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, क्वालिटेटिवली मैंने बताया है, बट यू होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से ये चीज़ निकल के साफ आ गई। और आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी शील्डिंग फेस करता है, न्यूक्लियस तो अपना प्लस ZE चार्ज उसे प्रेजेंट करना चाह रहा है, इतने फोर्स से अट्रैक्ट करना चाह रहा है, बट बीच में Z-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका चार्ज नेगेटिव है। तो कुल मिला के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का चार्ज नज़र आता है केवल +1 यूनिट चार्ज नज़र आता है। Z-1 पॉजिटिव चार्ज को Z-1 इलेक्ट्रॉन चार्ज शील्ड कर देता है। तो सबसे बाहर या उससे थोड़ा अंदर वाले भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अंदर न्यूक्लियस के करीब नहीं, न्यूक्लियस से मैक्सिमम दूर वाले, उनको न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बहुत कम नज़र आता है, या तो 1e या 2e। और 1e या 2e तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे सिस्टम्स का चार्ज होता है, जो हमने हाइड्रोजन और आयनाइज्ड हीलियम को डील किया था। तो मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो लगभग हाइड्रोजन जैसे होंगे, हाइड्रोजन जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट्स हैवी एटम्स में सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी, जबकि सबसे बाहर वालों की एनर्जी लगभग उतनी ही होगी जो हाइड्रोजन टाइप के एटम की होती है। हाइड्रोजन टाइप के एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर बाहर के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, माना किसी में इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में है, वो 6वें से 5वें में आया या 5वें से 6वें में गया, एब्जॉर्प्शन या इमिशन, तो जो फोटोन इन्वॉल्व होगा वो अगेन कौन सा फोटोन होगा, ऑप्टिकल फोटोन। ऑप्टिकल मतलब जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो विजिबल लाइट की रेंज में पड़ता है। अब विजिबल का मतलब हमेशा एग्जैक्टली विजिबल ना समझें, विजिबल से थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, मतलब इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में भी लाई कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा जो है, लाइमन, बामर, पास्चन लाइंस, सारी की सारी विजिबल नहीं होती हैं, बामर मेनली विजिबल होता है, लेकिन
इन जनरल अगर मैं इसे विजिबल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कहूँ कि ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा है, कौन सा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जंप जिसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब इनर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो तब जो स्पेक्ट्रा आता है वो बनेगा हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रा। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ये तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के उसके कारण हमारा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा आएगा। और क्वालिटेटिवली आप इसे ऐसे ही सोच सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, हाँ, एनर्जी का जो डिफरेंस है उससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ओके दिस ओके अगर आप स्क्रीनिंग वो करें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल लगभग वैसे ही होते हैं जैसे हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ, ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये शायद बहुत क्लियर ना भी दिख रहा हूँ, पर फिर भी ये जो है एक्चुअली ये सोडियम के एनर्जी लेवल्स हैं। और इधर ये इस पेन से इधर हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं और इधर हैं सोडियम के एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये सोडियम का 3s वाला एनर्जी लेवल है और ये हाइड्रोजन का n=2 वाला एनर्जी लेवल है। हाइड्रोजन का n=1 वाला एनर्जी लेवल इस फिगर में नहीं आ रखा है, पर वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा, इधर कहीं होगा। और इसके बजाय ये 3s का है। 3s से नीचे अभी बहुत सारी स्टेट्स हैं, 2s है, 1s है और 2s 2p और 1s। वो वाला एनर्जी लेवल बहुत नीचे लाई करेगा, बहुत नीचे। ये केवल सोडियम की बात हो रही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। उसमें आप ये फीचर देख सकते हैं, उसके इनर मोस्ट वाले जो एनर्जी लेवल हैं, सबसे अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस एनर्जी से बाउंड है वो हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नेगेटिव, पर एब्सोल्यूट वैल्यू में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है। ओके, और बाहर के एनर्जी लेवल्स इस प्रकार के। तो अगर बाहर के लेवल्स के बीच इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, इधर कहीं 7 वाले से 6 में या 6 से 5 में या इवन 5 से 4 में, तो तब तो आपको मिलेगा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। अब ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ तो मैं एक्सरे की बात नहीं करूँगा, पर अगर हैवियर न्यूक्लियस होता तो तब जो इनर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी कारण से वो इलेक्ट्रॉन कहीं जंप कर रहा है या उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे कोई जंप कर रहा है, तब आपको मिलेंगी एक्सरेज। ओके, ऑल दिस इज़ वेरी वेरी क्वालिटेटिव। ओके, दिस ऑप्टिकल ट्रांजिशंस, जब आउटर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, तो एनर्जी का डिफरेंस भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपको विजिबल फोटोन दिखेगा। विजिबल फोटोन मतलब आपको उसका कुछ कलर दिखेगा। जो भी उस मटेरियल का कलर है, किसी भी मटेरियल का, चाहे वो हैवी न्यूक्लियस है, वो कहाँ से आता है? कलर बेसिकली है वो कौन से वाले फोटॉन्स को इमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पर उसका कलर डिपेंड करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो उसका, अगर आप कलर प्रॉपर्टी कहें किसी मटेरियल की, उसमें उसके आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके दिस, अच्छा, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, ऑप्टिकल ट्रांजिशन। आउटर इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होते हैं तो ऑप्टिकल ट्रांजिशंस होते हैं, और जब इनर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हमारे पास आते हैं एक्सरेज, इनर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक्सरेज और ऑप्टिकल ट्रांजिशन में एक जो मेजर डिफरेंस है, ये हम वहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे एक्सरे की। एक्सरे स्पेक्ट्रा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बहुत स्मूथली वेरी करता है। आप पीरियोडिक टेबल में आए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एक के बाद एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुली एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, इनके एक्सरेज का एनालिसिस करें तो इनके एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ में अंतर होता है, पर वो अंतर बहुत स्मूथ होता है, बहुत ग्रेजुअली वेरी करता है। जबकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन बहुत एब्रप्ट होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या बाकी प्रॉपर्टीज़ भी, जैसे मैं एक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल नहीं पर मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, जैसे आप कहते हैं इनर्ट गैसेज होती हैं, कुछ खास एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और उनके जस्ट अगल बगल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, एल्कली और क्लोरीन टाइप के एलिमेंट्स, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता आप कहते हैं, तो वो अगल बगल के ही एलिमेंट्स हैं, एक एटॉमिक नंबर का फ़र्क है, बट प्रॉपर्टीज़ का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में भी होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी एटॉमिक नंबर के साथ बहुत स्मूथली वेरी नहीं करती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, एक्सरेज का जो बिहेवियर है, वो नेबरिंग एलिमेंट्स के लिए लगभग एक जैसा होता है। उसका रीज़न आप क्वालिटेटिवली यहीं पे समझ सकते हैं। एक्सरे के लिए इनर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपका 50 रोल नंबर वाला, 50 रोल नंबर नहीं, 50 एटॉमिक नंबर और 51 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, तो दोनों के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगभग एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब एक जैसी एनर्जी है उनकी, तो एक्सरे बिहेवियर भी उनका एक जैसा होगा। लेकिन 50 और 51 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके स्पेक्ट्रा में अंतर आपको मिल सकता है। ओके दिस, अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक और है, एलएस और जेजे कपलिंग। ओके, उसको मैं इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ, अभी मैं आगे भी थोड़ा वो करूँगा। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आपके पास, माना किसी उस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कल 3 दिखा रहा हूँ, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऑर्बिट्स दिखाना चाहें ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है, हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर आप बोर मॉडल के टर्म में सोचें, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है तो कितना एंगुलर मोमेंटम है, वो L है। और साथ साथ
हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंट्रिंसिक स्पिन भी होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास एक L और एक S कैरी कर रहा है। माना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो L1 और S1 हैं, दूसरे वाले के लिए L2 और S2 हैं, तीसरे वाले के लिए L3 और S3। अब ये L और S को आप केवल एंगुलर मोमेंटम ना सोचें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो एंगुलर मोमेंटम होने के कारण उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कुल मिला के ये L या S या दोनों होने के कारण इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक उसके पास एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, और एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, तो मैग्नेट्स के बीच आपस में इंटरेक्शन होता है। तो ये L और ये S आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इवन आपको 2 इलेक्ट्रॉन तक जाने की जरूरत भी नहीं है, हमने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी LS इंटरेक्शन देखा था, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। एक ही इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल वाला है और जो उसका स्पिन वाला है, वो दोनों मैग्नेटिक फीचर्स उसको उस आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो माना अभी मैं आगे एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये आपस में ऐड हो सकते हैं। लेट मी डिस्कस इन द नेक्स्ट पेज दिस। ओके, माना मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आपका ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अभी स्पिन को आप भूल जाइए। माना एक एंगुलर मोमेंटम L1 के करस्पॉन्डिंग है और एक L2 के करस्पॉन्डिंग है। तो होता क्या है, ये आप सिंबॉलिकली सोचें, एक ये है, एक का एंगुलर मोमेंटम L1 है, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम L2 है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स होते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों एंगुलर मोमेंटम ऐड होंगे। ऐड होने का असली मतलब बेसिक लेवल पे ये है, ये कपल होंगे। कपल मतलब इसके कारण भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर, इसके कारण भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर, ये दोनों मैग्नेटिक बिहेवियर आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं, ये दोनों एंगुलर मोमेंटम ऐड होके, 2 वेक्टर्स हैं एक ही टाइप के हैं, आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके एक टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। और कन्वेंशन जनरली ये है, इनको हम L1 L2 लिखते हैं और टोटल एंगुलर मोमेंटम को L। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल्स भी हैं, मैंने लिखे हैं, पर लेट मी नॉट टॉक अबाउट देम। आपके लेवल पे केवल रूल्स बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, जो L और S हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, हर इलेक्ट्रॉन का L1 S1 L2 S2 L3 S3 ऑर्बिटल और स्पिन सब टाइप के एंगुलर मोमेंटम है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट। ओके, माना मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूँ। इस इलेक्ट्रॉन के पास L1 भी है, S1 भी है, इसके पास L2 भी है, S2 भी है। L1 मतलब ऑर्बिटल स्पिन, ऑर्बिटल स्पिन। तो इस L1 के कारण इस पर एक छोटा सी मैग्नेटिक बिहेवियर है म्यू L1, और एक छोटा सी S1 के कारण भी एक छोटा मैग्नेटिक बिहेवियर है म्यू S1। मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया है। ऐसे ही इसके पास म्यू L2 और म्यू S2। तो इन अ वे ऑफ थिंकिंग आपके पास सिस्टम में 4 मैग्नेटिक बिहेवियर हैं। आप सोचिए आपके पास 4 मैग्नेट्स हैं, तो ये चारों मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट तो कर सकते हैं। ओके, तो इन मैग्नेट्स का आपस में इंटरेक्शन किस तरह का हो रहा है, इन मैग्नेटिक डाइपोल्स का इंटरेक्शन किस प्रकार का हो रहा है आपस में, उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं 2 तरह की कपलिंग्स की। एक को हम कहते हैं LS कपलिंग और एक को कहते हैं JJ कपलिंग। आइडिया ये है, आप 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स में ही सोचिए, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, जो न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ बेसिकली क्या होता है, माना आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, L1 और L2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, और वो मिलके बनाते हैं एक टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। सिंबॉलिकली मैं ये लिख रहा हूँ L1 प्लस L2 इक्वल टू L। होने को तो 4 एंगुलर मोमेंटम है, L1 S1 L2 S2, ऑर्बिटल स्पिन। लेकिन लाइटर न्यूक्लियाई में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है उनका वेक्टर एडिशन होता है, और तब आपको जो चीज़ मिलती है वो टोटल सिस्टम का आप उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये L1 इस वाले का है, L2 इस वाले का है, लेकिन ये जो L है ये पूरे सिस्टम का, अगर 3 होते तो इसमें एक L3 भी आ जाता। उस सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके L1 L2 L3 अप टू L10 ऐड करो, आपको जो क्वांटिटी मिलेगी आप कहेंगे ये उस पूरे एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल वाले सारे कंपोनेंट्स आपस में इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, ये उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी भी लगभग ये इंडिविजुअल L1 L2 की तरह होती है। तो ये बट प्रॉपर्टीज़ की बात मैं यहाँ पे वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, बट ये सारे के सारे ये कंबाइन हो गए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक में कंबाइन हो गए। इसी तरह से जो स्पिन के एंगुलर मोमेंटम है, S1 पहले का और S2 दूसरे का, और माना 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्लस होते होते S10 तक, ये सारे आपस में ऐड होने का मतलब फिर से सोचिए, असल में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मैग्नेटिक बिहेवियर लिंक्ड है, मैग्नेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सारे मैग्नेटिक बिहेवियर आपस में इंटरेक्ट करके या स्पिन्स आपस में ऐड करके उस पूरे एटम का कुल मिला के एक स्पिन बनाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
ओके, तो इसी को कहा जाता है, इसी तरह की पिक्चर को हम कहते हैं एक्चुअली वेक्टर एटम मॉडल। हर इलेक्ट्रॉन का एल और एस है आपके पास। आप इस फिगर में सोचिए आपके पास 4 वेक्टर्स हैं, L1 S1 L2 S2। आपने इन्हें ऐड करना है, सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो स्कीम जो आपकी एडिशन की है वो ये है, पहले L1 और L2 ऐड करके L बनाते हैं, और S1 और S2 ऐड करके क्या बनाते हैं, S, और बाद में फिर ये वाले एंगुलर मोमेंटम भी आपस में ऐड होते हैं। पूरे एटम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो दिस प्लस दिस बनेगा, L प्लस S। और जो कन्वेंशन है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल और स्पिन का मिला के, उसको हम यूजुअली कैपिटल J से दिखाते हैं। कैपिटल L कैपिटल S के सम को कैपिटल J। कैपिटल J क्यों लिखा है वो मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्योंकि जब आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की आप बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का L और S ये भी तो ऐड करके एक J बना सकते हैं। मैं बना सकते हैं की बात कर रहा हूँ, उसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। बट एक एक इलेक्ट्रॉन के L और S को ऐड किया तो जो J बना उसको हमने स्मॉल वाले से रिप्रेजेंट किया। ये उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का J है। J का नाम है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल और स्पिन को मिला के टोटल एंगुलर मोमेंटम बना, लेकिन ये केवल पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बना। L2 प्लस S2 मिला के ऐसी स्मॉल J2। लेकिन अगर L1 L2 L3 सारे मिलके उन्होंने कैपिटल L बना दिया और S1 S2 S3 मिला के उन्होंने पूरा S बना दिया, तो अब ये L और S इसका है पूरे एटम का, माना ये मेरा पूरा एटम है, ये उसका L वेक्टर है और ये पूरा उसका S वेक्टर है। माना इस L में L1 L2 L3 सबके कंट्रीब्यूशन है, S में S1 S2 S3 के सबके कंट्रीब्यूशन है। तो अब इस सिस्टम का, इस पूरे एटम का अगर आपको J निकालना है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ओके, बट द पॉइंट इज, इस पॉइंट को थोड़ा समझिए बस। एक्चुअली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में जिसको हम एडिशन बोल रहे हैं उनका, ये जो इंट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग कहते हैं इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार का बिहेवियर है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रफली, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनकी एक ये, तो उसके हिसाब से उनकी डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से उनके बीच कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इसीलिए इस इंट्रैक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। L1 L2 का जो आपस का बिहेवियर है, या L3 L4 का भी, वो कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। इसी के बजाय स्पिन्स का जो आपस में इंट्रैक्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन से, उसको कहते हैं स्पिन इंट्रैक्शन। और जो L और S का इंट्रैक्शन होता है, L1 और S1 का, या L2 और S2 का, या L3 और S3 का, इसे कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में हमने इसी को यूज़ किया था। वहाँ पे तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास L और S भी था। L मोशन को हमने न्यूक्लियस पे ट्रांसफर कर दिया था, पर L और S आपस में इंटरेक्ट हुए थे। तो L और S का जो आपस में इंटरेक्शन है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, वो क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो कहानी असल में ये है, अब आपके पास 2 तरह की कपलिंग आती है एक्चुअली, एक LS कपलिंग या रसल सॉन्डर्स कपलिंग, और एक जो होती है जिसे हम कहते हैं JJ कपलिंग। J स्मॉल लिखा जाता है इसमें, JJ कपलिंग। आइडिया ये है, मैं अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आपको बता रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का L1 S1 हो सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 S2 हो सकता नहीं, होंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन पहले इलेक्ट्रॉन के दूसरे के। लाइटर न्यूक्लियस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस कम हैवी होते हैं उसमें L1 और L2 मिला के L बनाते हैं। अब आप बोलेंगे इंट्रैक्शन तो इतने सारे हो सकते थे। लाइटर न्यूक्लियस में L1 L2 मिला के कैपिटल L बनाते हैं और S1 S2 मिला के कैपिटल S, मतलब ऑर्बिटल वाले एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं और स्पिन वाले आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग और स्पिन इंटरेक्शन कपलिंग होती है। यहाँ पे हम L1 और S1 को मिला के J1 और L2 और S2 को मिला के J2 की बात नहीं करते हैं। बन वो भी रहे होंगे, L1 और S1 को मिला के जो J1 बना उसे आप बोलेंगे वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का नतीजा था। ऐसे ही L2 और S2 को मिला के J2, वो भी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का नतीजा। बट होता क्या है, इसमें से हर इंटरेक्शन की आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइटर न्यूक्लियस में ये वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये वाली एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और कम होने का मतलब ये एनर्जी सारी नेगेटिव हैं, अट्रैक्शन के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड लाइटर न्यूक्लियस में इसका और इसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंटली हाई होता है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लो। तो सिस्टम की टेंडेंसी होती है भाई वो अपनी एनर्जी को लोएस्ट रखने की कोशिश करता है। तो लोएस्ट एनर्जी वो कब रख सकता है, जब नेगेटिव साइड में एनर्जी और ज़्यादा फॉल करे। तो नेगेटिव साइड में एनर्जी को फॉल कौन कराएगा, ये वाला इंटरेक्शन और ये वाला इंटरेक्शन। तो लाइटर न्यूक्लियस में एंगुलर मोमेंटम के जो कॉम्बिनेशन की स्कीम होती है वो ये होती है, L1 और L2 और अगर L3 और L4 बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी हों, वो सारे मिलके, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो सारे मिलके एक L एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बनाते हैं,
L कुछ इस प्रकार का पूरे एटम का, और इसी प्रकार के हर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन वेक्टर्स हैं वो ऐड करके पूरे एटम का एक S बनाते हैं। और फिर आप इस L और S को ऐड करके सिस्टम के टोटल एंगुलर मोमेंटम J का आइडिया लगा सकते हैं, इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये स्कीम है LS कपलिंग। सारे L कंबाइन होके कैपिटल L में गए, सारे S कंबाइन होके S में गए, और फिर L और S आपस में कपल होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है J, टोटल एंगुलर मोमेंटम, LS या रसल सॉन्डर्स कपलिंग। यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन रूल्स आते हैं, जस्ट मैं पढ़ देता हूँ। टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो 0 चेंज हो सकती है या +-1 चेंज हो सकती है। इसमें भी 0 से 0 स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। कैपिटल L इक्वल टू 0 स्टेट से कैपिटल L इक्वल टू 0 स्टेट का ट्रांजिशन प्रोहिबिटेड होता है, और इसी तरह से डेल्टा S इक्वल टू 0। इनको हम कहते हैं ये LS कपलिंग, जहाँ पे आप एम्प्लॉय करेंगे वहाँ के सिलेक्शन रूल्स हैं। ओके, LS कपलिंग। अच्छा, लेकिन हैवियर न्यूक्लियस में क्या होता है? जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होने लगता है, ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं अंदर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब बढ़ रहा है, तो उन वाले सिस्टम्स में पाया गया है कि वहाँ इन दोनों इंटरेक्शन की एनर्जी इस इंटरेक्शन के मुकाबले कम होने लगती है। और बहुत हैवी न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट एनर्जी होती है वो इस वाले इंटरेक्शन की होती है। किसकी? स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की। तो वो वाले न्यूक्लियस या वो वाले एटम्स किस तरह का की कपलिंग को फेवर करते हैं? वो इस कपलिंग को फेवर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का L1 और S1 कंबाइन होकर उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 और S2 कंबाइन होके उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाए, और बाद में ये J1 और J2 जो अब एक एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो ऐड होके क्या बने? टोटल J। निकालना तो आपने बाद में सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम ही है, पर आप L1 L2 को ऐड करके कैपिटल L और फिर S1 S2 को ऐड करके कैपिटल S और इनको ऐड करके J पे पहुंच रहे हैं, तो ये है LS कपलिंग। और हैवियर न्यूक्लियस में ये वाली इंटरेक्शन एनर्जीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये वाला इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। कौन सा वाला? L1 का S1 के साथ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। L1 का S1 के साथ J1 बनेगा, L2 का S2 के साथ J2। तो माना दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब L1 S1 L2 S2 के बजाय J1 J2 बन गए। अब J1 J2 आपस में कंबाइन होकर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। तो इस वाली कपलिंग को कहते हैं J कपलिंग। स्मॉल जे के कपल होके सिस्टम का कैपिटल J बना रहे हैं। LS में कैपिटल L कैपिटल S कंबाइन होके सिस्टम का J बना रहे हैं। तो ये दो अलग अलग कपलिंग स्कीम्स। अब ये कपलिंग स्कीम्स के इस तरह का केवल प्लस नहीं है। अगर ये सिंपल प्लस होता तो चाहे यहाँ से प्लस करते यहाँ, चाहे यहाँ से प्लस करते, एक ही बात आती। ये सिंपल प्लस नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एडिशन के रूल्स। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट वेरी क्वालिटेटिवली। तो आप दोनों तरफ से अगर एडिशन करके लाते हैं तो दोनों तरफ से आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। तो कौन सा रिजल्ट कहाँ अप्लाई होता है? लाइटर न्यूक्लियस में LS कपलिंग देखने को मिलती है। एक्सपेरिमेंट से आपने कंफर्म किया, आपने थ्योरेटिकल रिजल्ट LS कपलिंग और JJ कपलिंग दोनों का निकाला। लाइटर एटम में आप पा रहे हैं कि LS कपलिंग का रिजल्ट सही पाया जाता है, और हैवियर एटम में किसका रिजल्ट? JJ कपलिंग का रिजल्ट पाया जाता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ LS एंड JJ कपलिंग। ये बहुत क्वालिटेटिव है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बता सकता हूँ आपके लेवल पे। जो स्टूडेंट्स MSc के स्पेक्ट्रोस्कोपी या वो पढ़ते हैं, वहाँ पे इन फैक्टर्स की टर्म वैल्यू वगैरह हम कंप्यूट करते हैं, वहाँ से वो मैग्नीट्यूड का आइडिया आता है कि कौन सा वाला ज़्यादा है, कौन सा वाला कम है। बट एट दिस लेवल दिस इज़ वेरी दिस मैं LS और JJ LS कंबाइन होकर J किस तरह से बनाते हैं वो आप इस फिगर में देखने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी दिखाया था। माना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का L आपने ऐड कर दिया, L, और सारे इलेक्ट्रॉन्स का S ये ऐड कर दिया। तो L में अगर आप S को ऐड करें, इस S वेक्टर को मैंने पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे बनाया है, तो L और S मिला के उन्होंने क्या बनाया? J। अब इस फिगर में तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। एक्चुअली ये मैंने आपको पहले भी कहा था, एंगुलर मोमेंटम के सारे बिहेवियर आपको तब नज़र आएंगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जब वो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे तब आपको उनका बिहेवियर पता लगेगा। वो इंटरनल वाले L या S या L1 या S1 या J1 J2 J जो भी हैं वो हैं कैसे, उनका बिहेवियर कितनी वैल्यू है, कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, वो आपको तब पता चलता है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इस फिगर में तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा रखा है। तो होगा क्या इस केस में? इस फिगर में क्या दिखाने की कोशिश की हुई है? लेट मी जस्ट से दैट L और S कंबाइन होकर J बना रहे हैं, और J खुद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये J वेक्टर जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते भी, क्योंकि J खुद किससे मिलके बना है? L और S। ये L और S वाले वेक्टर्स जो हैं ये खुद J के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आप इसे देखिए, ये J की डायरेक्शन है,
आप इस फिगर को देखिए, ये ऊपर की तरफ की डायरेक्शन समझिए, मैंने फिगर को घुमा दिया और ये कोण भी इसके चारों ओर है बना हुआ। कौन सा वाला? एल वाला कोण। एल वाला कोण इसके चारों ओर बनेगा, मतलब एल वेक्टर इसके चारों ओर घूम रहा है। और एस वाला कोण भी ये बन रखा है, ये एस वेक्टर है, ये इस कोण में एल और एस लगातार जे की परिक्रमा कर रहे हैं और एल और एस मिलके जे को बना भी रहे हैं और जे खुद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो ये एल एस कपलिंग में ऐसा होता है, एल और एस। जबकि जे जे कपलिंग में क्या होगा, आपके बनेंगे पहले J1 और J2 और J1 और J2 मिलके फिर से कैपिटल J बनाएंगे। अब की बार J1 और J2 लगा रहे होंगे कैपिटल J का चक्कर और कैपिटल J फिर से किसका चक्कर लगा रहा होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी क्वालिटेटिव बट स्लाइट क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, और बाकी सोर्सेज से आप थोड़ा बहुत क्वालिटेटिवली पढ़ना चाहें तो होपफुली दिस विल हेल्प यू। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।